जय भीम। जय भारत, जय संविधान। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए मैं आपके बीच में हूं। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। और समय समय पर वंचित वर्ग के लिए या देश के लिए परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को धार देने वाले महानायकों को भी मैं नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, प्यारेलाल यादव, परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, महामना राम स्वरूप वर्मा जी, संत राम बीए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, आप सबको भी मैं नमन करता हूं। उसके साथ साथ जो मातृशक्ति है, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां उदादेवी पासी, वो वीरांगना जिन्होंने अन्याय के खिलाफ महिलाओं को लड़ना सिखाया, मां फूलन देवी, मैं आपको भी नमन करता हूं। और मैं नमन करता हूं उन वीर शहीदों को जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके बलिदान के कारण इस देश में आज़ादी आई। जो आज़ादी अभी उनके सपने जो हैं वो अधूरे हैं, वो आज़ादी भी अधूरी है। तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम को नमन करता हूं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे बहुजन समाज के मिशनरी साथी को, आंदोलनकारियों को, सबको भी जय भीम पेश करता हूं। साथियों, ये लाइव जो है, क्योंकि पहले से मेरे पास यही साधन रहा जिसके जरिए मैं आप लोगों से कनेक्ट होता हूं, और मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया एक वरदान है, एक अवसर है जिससे वंचित वर्ग के लोगों को एक बड़ा फायदा जो है हुआ है। उसका सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि पहले जिस बात के लिए है, जिन घटनाओं को छिपा दिया जाता था, जिन घटनाओं पे पर्दा डाल दिया जाता था, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती थी, आज बहुजन मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए वो सारी चीजें एक सेकंड में, एक मिनट में पूरे देश दुनिया तक चली जाती है। आज मैं यहां बैठा हूं और लाइव कर रहा हूं, तो दुनिया में बैठे लोग मुझे आसानी से देख सकते हैं। तो यानी कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं कुछ अपील भी करूंगा। देखिए, मेरे पास आपको अपनी बात पहुंचाने का, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या जिस भी टीवी चैनल पे मैं बैठता हूं, तो वो एक बहुत कम समय होता है। उस समय में मुझे उनके सवाल का जवाब भी देने होते हैं और आपसे बात भी करनी होती है, आप तक भी अपनी बात पहुंचानी होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लाखों लाखों लोगों तक मेरी बात बहुत आसानी से पहुंच जाती। मुझे इस बात पे को कहते हुए बड़ी खुशी है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्पित, ईमानदार और मेहनती साथियों की वजह से आज ये आंदोलन और मेरे जैसे हजारों लोगों को पूरे देश में पहचान मिली और ये आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है।
आजाद समाज पार्टी काशीराम कोई दल नहीं है, ये एक आंदोलन है जो हमारे संतों, गुरुओं और महान महानायकों के सपनों पर आधारित है, जिसको लेके हम सब लोग चल रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात आपसे करनी थी, क्योंकि मतदाता दिवस है और कुछ नए मतदाता इस बार जुड़े हैं जो 18 साल की उम्र पूरे कर चुके हैं, या वो मतदाता जिन्होंने पहली या दूसरी बार प्रयोग किया है वोट का, या जो करने जा रहे हैं। और भीम आर्मी की तो ताकत है, इस देश की रीढ़, इस देश का नौजवान। मैं भीम आर्मी में जुड़ी बहनों का भी बहुत बहुत उनको भी साधुवाद पेश करता हूं कि वो भी अपनी मेहनत और जो संघर्ष है उसको लगातार करती रहती हैं। मैं सोशल मीडिया के जरिए उनको देखता रहता हूं। ऐसी सभी बहनों को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथियों, मैंने लगातार ये बताया है कि वोट क्या है। आज फिर मैं उसी पे बात करूंगा। वोट कैसे मिली और वोट क्या देती है। सबसे पहले हम बात करें वोट की, तो वोट देने का अधिकार संविधान आने से पहले सब लोगों को नहीं था। और जब संविधान में भी वोट का प्रोविजन पे बात हुई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तमाम लोगों को सहमत करते रहे इस बात पे कि हर वयस्क आदमी को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि बड़े पैमाने पे लोगों की मांग थी कि मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिले जो जमींदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स पे करते हैं, या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। इस तरह के कई तरह के जो हैं बाधाओं को पार करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए भी, चाहे वो मजदूर किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, या किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको जो 18 साल की उम्र पार कर चुका उसको ये वोट का अधिकार जो है प्राप्त हुआ। अब जो वोट के अधिकार की बात जिस पे हम कर रहे हैं, तो वोट की वैल्यू क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी। वोट की कीमत, वोट 1000-2000 के नोट में देने वाली चीज नहीं है। वोट किसी अभाव प्रभाव पे देने वाली चीज नहीं है। पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां वोट की वैल्यू को वो लोग समझते हैं कि वोट देके वो चयन करते हैं कि वो कैसा नेता चाहते हैं, और वोट देके वो ये चयन करते हैं वो कैसी सरकार चाहते हैं। वोट अगर की वैल्यू आप देखेंगे तो वोट सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो आपका भविष्य तय करती है, आपकी ताकत तय करती है, आपकी यूनिटी तय करती है। आने वाले समय में आप किस तरह से तरक्की करेंगे वोट ये तय करती है। वोट ये तय करती है कि आपका फैसला, आपका चयन सही है नहीं सही, ये वोट तय करती है। और आप किस विचारधारा के साथ खड़े होते हैं ये वोट तय करती है। तो वोट लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम ने नारा दिया था कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। वोट फेंकना नहीं है, वोट बेचना नहीं है, वोट को कमजोर नहीं आंकना, वोट को किसी सम्मानित व्यक्ति के हाथ में सौंपना और उसको इस विश्वास के साथ देना है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के जरिए मैं अपने सबसे बड़े अधिकार को सौंप रहा हूं, और इसके जरिए ये व्यक्ति इस वोट के प्रयोग से आगे बढ़कर हमारे मुद्दों पे, हमारी स्थिति पे, हमारे विकास पे काम करेगा, और जो बुनियादी अधिकार हैं जो जिनसे अभी आम आदमी वंचित है उनको दिलाने का काम करेगा। ये बनाएगा नीतियां हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, जिससे और हमारे लिए, जिससे कि हमारा जीवन सरल हो जाएगा। तो 71 साल के लोकतंत्र में अगर आज भी रोटी कपड़े मकान के लिए बहुजन समाज के लोग परेशान हैं, आज भी रेप होता है, हत्याएं होती है, जमीन कब्जा ली जाती है, तमाम तरह की परेशानी खड़ी होती है, तो ये इसलिए है कि हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं उत्पन्न हुई। और उस राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने के कारण आज भी हमारे लोग वोट को मजबूरी समझ के दे देते हैं, या मजबूरी समझ के, मैं तो देश के लोगों से कह रहा हूं कि आप वोट व्यक्ति और क्षमता देख के नहीं, जाति और मजहब देख के वोट देते हैं, और फिर
वोट देने के बाद आप ये सोचते हैं कि बस ये एक दिन की छुट्टी का काम था, हमने कर दिया, अब हमारे से कोई मतलब नहीं है। अब फिर आप इंतजार करते हैं कि दोबारा फिर इलेक्शन आएगा और फिर आपको वोट देने का मौका मिलेगा, और फिर एक दिन जाके आप थोड़ी देर वोट देके फिर आप घूमने निकलेंगे, अपना कोई काम करेंगे। ये आपके लिए जस्ट लाइक एक हॉलीडे, एक लगभग ये छुट्टी है, आप इसे छुट्टी का दिन मानते हैं। और गांव देहात में तो अभी भी शराब और छोटी छोटी बातों पे वोट को जो है ना, किसी भी दल को, चाहे वो विरोधी विचारधारा का दल हो, जिस दल के जरिए अगर उनकी वो सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। हमारे लोग उनको भी वोट कर देते हैं। तो ये वोट की वैल्यू है, इसको आपको समझना पड़ेगा, वोट कितनी ताकतवर होती है। दूसरा, वोट जो है, वोट की सुरक्षा। अब आपके हाथ में वोट है और आप भी हिस्सेदार हो गए इस देश की तरक्की के। गलत चयन करेंगे तो वो देश पीछे जाएगा, आप पीछे जाएंगे, समस्याएं खड़ी होंगी। सही चयन करेंगे, देश आगे जाएगा, आप आगे जाएंगे, देश विकास करेगा और देश खुशहाल होगा। तो वोट की सुरक्षा, अब वोट की सुरक्षा, जिन लोगों के पास वोट है उनको अपने मत की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ही मैंने पहला नारा जो बताया था कि कैसे करनी है वोट की सुरक्षा, तो वोट सिर्फ देने से सरकार नहीं बनती है, वोट को दिलवाना पड़ता है, वोट को तैयार करना पड़ता है, गांव गांव जाके लोगों को समझाना पड़ता है। और जो आपकी पार्टी का, आपके संगठन का मैनिफेस्टो है, जो आप करने वाले हैं आपको अवसर मिलने पे, वो आपको बताना पड़ता है। और जब जनता को ये विश्वास होता है, जनता देखती है कि ये अगर इस पार्टी को, इस संगठन को या इस नेता को मौका मिलता है तो ये क्या करेगा, तो फिर वो प्रभावित होती है। तो वोट की सुरक्षा और वोट को तैयार करने का काम जो है बहुजन समाज के लोगों को आने वाले समय में करना चाहिए, तभी आप जो है राजनीतिक शक्ति हासिल कर पाएंगे। तीसरी, वोट से निर्माण, कि वोट से क्या निर्माण होता है। तो मैं पहले ही बता चुका एक लाइन से कि वोट का अगर आपने सही चयन किया तो आपकी सरकार बनेगी, आपका जनप्रतिनिधि जिसको आप चाहते हैं जीत के जाएगा, आपके क्षेत्र में विकास होगा, आपको रोजगार मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, तमाम तरह की जो बुनियादी अधिकार है वो मिलेंगे, और तमाम तरह के जो संविधान में प्रोविजन है, संवैधानिक अधिकार है, वो मिलेंगे। तो जो तमाम तरह की समस्याएं, जिन जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, सत्ता वो सुनहरी चाबी है जो आपके सारे परेशानियों के रास्ते खोल सकती है। तो वोट से निर्माण होता है शक्ति का, और शक्ति से होता है परिवर्तन। अगर आप तमाम तरह की परेशानियों से, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, किसी भी तरह का जो है वो एट्रोसिटी हो, किसी भी तरह की और कोई समस्या हो, तो वो सब चीजें अगर आप अच्छी व्यक्ति को वोट देते हैं तो वो सब चीजें बदलाव हो सकता है। उस बदलाव के जरिए एक नया परिवर्तन, एक नई सोच और एक आज की भ्रष्ट राजनीति में, पैसे की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन होने की संभावनाएं प्रबल हैं। और ऐसा विश्वास था डॉक्टर अंबेडकर का कि 21वीं सदी हमारी होगी, क्योंकि उनको भरोसा था कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग करके वोट की वैल्यू को और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको समझाने का काम करेंगे। और धीरे धीरे जिस समाज को पढ़ने का अधिकार ही पूर्ण रूप से 1950 के बाद मिला, वो भी एक समय पे आके जानकार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा और वोट का सही प्रयोग करेगा। वो जो व्यापार की राजनीति उसमें नहीं फंसेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं मान्यवर साहब श्री काशीराम का कि उन्होंने हजारों लाखों लोग तैयार किए, जिन्होंने जो आज कहीं ना कहीं किसी दूसरे दलों में भी स्थापित हैं, लेकिन जिन्होंने ये राजनीतिक शक्ति को, मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीतिक शक्ति को बनाकर बताया कि सत्ता किस तरह बनती है और सत्ता से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो चौथा और अंतिम है वोट के परिणाम। सोचिए आपने गलत व्यक्ति को वोट दिया, अब गलत व्यक्ति सरकार में आ गया, गलत सरकार बनी, तो फिर ऐसे कानून बनते हैं जैसे किसानों के खिलाफ बने, जो किसान नहीं चाहते थे। ऐसे कानून बनते हैं जो मुस्लिम भाइयों के खिलाफ बने, जो देश को बांटने वाले हैं, जो संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून बनते हैं जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून बना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है, संवैधानिक मूल्य है, संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्ताव है रिजर्वेशन पे, वो उसकी हत्या करता है। इस तरह के तमाम तरह से, जैसे लेटरल एंट्री होती है, जिस तरह से आज भी सफाई कर्मचारियों को
मजबूरी में ये सब काम करने पड़ते हैं, संविदा और सब चीजें करके सरकारी नौकरी खत्म किया जा रहा है। और जैसे निजीकरण के नाम पे जो है ना सारे सरकार सिस्टम खत्म करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। फिर ऐसी सरकारें बनती जो तानाशाही करती हैं, जो हक की आवाज उठाने पे नौजवानों को लाठियों से पीटती है, बहनों के हाथ तोड़ देती है, जिनके राज में हत्याएं होती हैं, रेप होते हैं, तमाम तरह की परेशानी खड़ी होती है। जब जो आप कोई भर्ती आती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर घोटाले होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले और आपके जीवन में पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें आप देखिए 7 साल में देश में और 4.5 पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश में हमने क्या क्या नहीं खोया। तो मेरा आपको बताने का फर्ज है एज ए भाई, एज ए दोस्त, एज ए लीडर, कि एक गलत चयन आपको कहां ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि परिणाम आपके पक्ष में आए, परिणाम अच्छे हों। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि भाई वोट का चयन गलत नहीं करना है। अब 2-4 बुनियादी बातें, जो जरूरी बातें जो आपको समझानी है। पहली बात, आजाद समाज पार्टी के ईमानदार, समर्पित और वो मेहनती नौजवान जो भीम आर्मी के माध्यम से 5 साल सड़कों पे काम किए, जेल गए, मुकदमे झेले, तमाम तरह की परेशानी झेली, आंदोलन किए, न्याय दिलाने का काम किया, सारी मुसीबतों में आपके साथ खड़े रहे। आपको चयन करना है। वो गरीब जरूर हैं लेकिन धोखेबाज नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे पे टिकट लाए या पैसे पे आधार राजनीति कर रहे हैं, जो 2-4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक तरफ हमारे प्रत्याशी, जिनमें मैं खुद भी हूं गोरखपुर से, जो मेहनत करेंगे, अपनी बात को जाकर समझाएंगे और जो एक वोट एक नोट, यानी कि उसी जनता से जिसका काम करना है, जिसके लिए खड़ा होना है, उनसे ही वोट के साथ नोट की अपील भी करेंगे। सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी से तैयार हुए नेता इस बार आजाद समाज पार्टी के बैनर से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं, लेकिन उनके हौसले बहुत मजबूत हैं। वो आंदोलन विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। और मैं समझता हूं कि घुटनों के बल चलने से अच्छा है आंख से आंख मिला के, सीना तान के खड़े होकर लड़ना। हमने हारना नहीं सीखा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूं, आज 52% ओबीसी वर्ग के लोग हैं और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसके 1 या 2 चीजें लागू हुई, उसके बाद उसमें और जो तमाम तरह की जो प्रोविजन थे वो लागू नहीं हुए। तो बीपी मंडल साहब के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे महानायक, महापुरुष हुए हैं, जैसे बाबू जगजीवन राम जी को नहीं भुलाया जा सकता है, बीपी मौर्य जी को नहीं भुलाया जा सकता है। अंत तक मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति ने प्रयास किया, एक बड़ा प्रयास, एक सुनहरा प्रयास, परिवर्तन का प्रयास। तो मैंने जो आपको बात बताई कि पैसे वाले एक तरफ, ये एक हाथ पे पैसे वाले और एक तरफ, एक हाथ पे दूसरी तरफ चयन करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के ईमानदार और समर्पित गरीब वर्कर जो चुनाव के मैदान में, चयन आपको करना है। आपने इस बार गलती की तो आफ्टर इलेक्शन के बाद रिजल्ट कुछ भी हो, ये नेता आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। इनको तो आपने पहले भी वोट दिया, आप जानते हैं। इनका एकमात्र चरित्र है कि इनको सिर्फ राजनीति करनी है, और ये चुनाव के बीच ही, आपके चुनाव जब आता है तभी आपके बीच आते हैं। इनको टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। हमारे यहां से भी कुछ लोग गए जो विधायक ही बनना चाहते थे बेचारे। धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं। हमने प्रयास किया कि इसी आंदोलन से निकले हुए लोगों को नेता बनाया जाए, उन्हीं के सहारे जो लड़ रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, वरना आजाद समाज पार्टी और दलों में फर्क क्या बचेगा। हम 85% बहुजन समाज के लोगों को में यूनिटी बना के उनको तैयार करने का काम कर रहे हैं। और एक सीख से, एक छल से हमें यह महसूस हुआ कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। बैसाखियों के सारे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और कोई हमें मौका नहीं देगा। सारे कीले ठोकेंगे, सारे लाइन लगा के मुसीबतें खड़े करेंगे, एक से एक साजिशें होगी, उन सबको पार पाना है, उन सब से आगे निकलना है। लेकिन वो जो लाखों माताएं बहनें विश्वास करती हैं, और वो मैंने देखा कि जब मैं परेशान हुआ, दुखी था, तो बहुत सारी माओं का, बहनों का मैसेज और फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि तू हमारा बेटा है, हौसला नहीं वो करना। तो मैंने कहा बस वो मैं अपनी ईमानदारी की वजह से थोड़ा सा परेशान था, ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हो गया हूं। तो मैं उन माओ बहनों का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से भी कह रहा हूं, एक एक वोट मुझे शक्ति देगी, एक एक वोट मुझे
ताकतवर बनाएगी। एक एक वोट इस धन तंत्र की राजनीति में चंद्रशेखर को, भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को खड़ा होने की जो है ताकत देगी। वो तमाम तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत देगी। आपने इतने एमपी एमएलए बनाए, कौन आपके साथ खड़ा होता है? कल अगर हालात खराब ही रहे, आपने गलत चयन किया, गलत लोग बन के गए, हमारे लोगों को कम अवसर मिला, फिर आप मुझसे कहेंगे जहां का अन्याय अत्याचार होगा आप मुझसे कहेंगे कि भाई आ जाओ मदद कर दो। क्या करेगा चंद्रशेखर? वो क्या कर सकता है? उसके पास है क्या? अपने लोगों के मरने के बाद उनकी लाशों को गोद में उठा के न्याय दिलाने के लिए, लड़ने के लिए उसके पास है क्या? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक शक्ति चाहता हूं परिवर्तन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूं तो आपको मुझे अवसर देना पड़ेगा जैसे आपने औरों को दिया। और अगर आप मुझे अवसर नहीं देते हैं तो मैं फिर 5 साल और सड़कों पे खड़ा होने के, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मुझे तो यही काम आता है। मैं तो सत्ता सुख के लिए नहीं हूं। मैं तो मंत्री और विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं तो आपको, हमारे जो आने वाली पीढ़ी, उसको लड़ना सिखा रहा हूं। और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी इस देश में गुलाम ना बन जाए, क्योंकि जब तक लड़ने वाले लोग रहेंगे तब तक ये जो बांटने वाले लोग हैं ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि जब जब इस देश में हमारे आने के बाद इस आंदोलन में जब जब प्रयास हुआ बांटने का, हमने जाके बीच में खड़े होकर उसको रोक दिया। हम लोग लड़े। 5 साल में 2 साल से ज्यादा हमने जेल काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना कोई और चीज। ना जेल से डरे, ना मुकदमों से डरे, ना हथकड़ी से डरे, किसी चीज से नहीं डरे। डरते हैं तो अभी आप लोग तैयार नहीं हुए, इस बात से डरते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बदला क्या 71 साल की राजनीति में आपके हिस्से में क्या आया है? जिसको वोट आप लगातार देते हैं वो विधायक बनता रहा, वो एमपी बनता रहा, वो पैसे वाला बनता रहा, पैसे की धनतंत्र की राजनीति हावी होती रही। हजारों लाखों लोग जो आज नौकरी के लिए लड़ रहे हैं वो कल फिर लड़ेंगे अगर उन्होंने गलत चयन किया। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने से बढ़िया जिनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था में बने रहना है और अपने आप को ताकतवर बनाना है, पैसे वाला बनाना है, उनसे बेहतर प्रत्याशी हमने उतारे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो गरीब जरूर है लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। वो गरीब जरूर है लेकिन उनके अंदर छल नहीं है। वो लड़ना चाहते हैं और वो राजनीतिक शक्ति चाहते हैं। कोई नहीं लड़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां भी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का प्रत्याशी, वो सब चंद्रशेखर आजाद है। कोई नहीं लड़ रहा है और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। और वो अपनी बहनों से, माओं से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहता है। और वो चाहता है राजनीतिक शक्ति परिवर्तन के लिए। एक एक कार्यकर्ता, मैंने पहले कहा था, हजारों हजारों विरोधियों पे भारी पड़ेंगे जब वो उतरेंगे फील्ड में, जब वो अपनी शक्ति के साथ उतरेंगे और अपने विश्वास के साथ उतरेंगे। एक एक जो मेरा विधायक जीत के जाएगा इस आंदोलन से, वो 100 विधायकों पे भारी पड़ेगा। ये पैसे वाले लोग, ये बड़े बड़े गाड़ी बंगले वाले लोग आपके बीच आएंगे, अभी आपके पैर छुएंगे, आपको दादी, चाची, बुआ, बहन, माँ, बहन और पता नहीं क्या करेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपको चाचा, ताऊ, फूफा, भाई, दोस्त, छोटे भाई, पता नहीं क्या क्या बताएंगे। लेकिन आप चुनाव के बाद आप इनको ढूंढो से भी ढूंढने, लैंटर्न लेके भी, दीवा लेके ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे नहीं। इनके घर के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएं, क्योंकि आप इनके लिए मात्र एक वोटर हैं और मेरे लिए आप मेरा परिवार हैं। इस प्रदेश की तरक्की के लिए जितना कुछ हम लोग कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं। मेरे सभी प्रत्याशी सक्षम नहीं है। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी जिनपे जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कर सकते, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपने दम पे मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरे साथी की मदद कर सकते हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बेचारे चंदा मांग मांग के लड़ेंगे। लेकिन मैं उनके हौसलों को सलाम करता हूं कि उन्होंने कमजोर नहीं पड़ने दिया। 10 दिन में फिर से वो अपने पैरों पर खड़े और उन्हें विश्वास दिलाया। तो एक एक वोट आपके भाई को शक्ति देगा। घर से निकलना भी है और वोट भी करना है। एक अंतिम बात आपसे कहनी है। हम बहुजन आंदोलन में जन्मे लोग, जिन्होंने अपने महापुरुषों की बात को, उनके जीवन को आदर्श समझ के उनके सिद्धांतों पर चलने की बात की है और जो चल रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पर सभी कार्यकर्ताओं से, किसी का विरोध करने में, किसी को अपशब्द कहने में, और ये जो लोग आपको जानबूझ के कहते हैं कि आपका समय खराब हो, जो लोग चाहते हैं कि वो आप लोग उनमें ही उनके साथ ही जो है उलझते रहो,
जो जानबूझ के आपको अपशब्द कहते हैं, ऐसे सभी किसी साथियों से मत उलझो। हम अपने संतों गुरुओं को मानने वाले लोग, हमें हमारे महापुरुष ने किसी का अपमान करना नहीं सिखाया। मैं आपसे भी अपील करता हूं, कई बार मैं देखता हूं कि आप किसी ना किसी से उलझ रहे होते हैं। उनको जितनी गाली देनी हमें दें, उनको जो कुछ हमें कहना है कहें, वो जो कुछ भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं वो करें, लेकिन हम अपने जो हमारा आंदोलन है, जो हमारा रास्ता, हम उस पर चलते रहेंगे। मैं कह रहा हूं कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हम तो निकले हैं घर से, हमारा पहला चुनाव है, हमने करके दिखाया है कि आज देश का मीडिया जो है वो हमें सुनता है, हमारी बात को तवज्जो देता है। ये ताकत है भी हमारी आजाद समाज पार्टी की। मेरी आपसे अपील है, मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, मैं नहीं जोड़ता हूं किसी के आगे हाथ, लेकिन आपके आगे जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं जो कुछ हूं वो आपकी मेहनत की वजह से हूं। मैं नहीं चाहता आप किसी पे टिप्पणी करें, किसी बहन पे, भाई पे, उनको जो कहना है कहें, लेकिन मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं, कल जब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और जहां जिस धोखे में आप हैं उस धोखे से आप बाहर निकलोगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर किस मुंह से जो है आंखें मिला पाओगे इन लोगों से जो लोग काम कर रहे हैं? हमें सीख लें, जब दूसरे लोगों, इतने दल उनके चल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां चल रही है, उनकी सरकारें बनती हैं, वो लोग आपस में नहीं लड़ते, वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ते हैं और वो अपने हितों की रक्षा पे किसी की सरकार को काम कराते हैं। वो एकजुट रहते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य अपने लोगों के, उनके अधिकारों की रक्षा होती है। और हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चंद्रशेखर आजाद किसी अमीर बाप का बेटा नहीं है। भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के जो महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, भीम आर्मी की जो पूरी कोर कमेटी है, वो बहुत ताकतवर लोगों के, जो मतलब पैसे से ताकतवर या पॉलिटिकल ताकतवर लोगों की टीम नहीं, इसलिए सब चीजें कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं आप भी अपना काम जो है ना, आप अपने काम पे ध्यान दो। हमारी बुराई करने से क्या होने वाला है? और अगर हमारी बुराई करने से आपका काम आगे बढ़ रहा तो मैं तो आपको कहूंगा खूब करो, खूब बुराई करो। मैं कोई पहला व्यक्ति थोड़ा ही हूं जिसके साथ ये होता है। मैं तो अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से अपील कर रहा हूं, आप मत उलझो इनमें। आपका काम है, आपकी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से है, अपने लोगों से नहीं। आपकी लड़ाई इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, उसके लिए आपको राजनीतिक शक्ति चाहिए। तो वो राजनीतिक शक्ति इनसे उलझने से नहीं मिलेगी। ये तो हमारे लोग हैं, गुमराह लोग हैं। कल जब इस आंदोलन की ताकत को, हिम्मत को देखेंगे और हमें काम कर देखेंगे तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए इन पे समय खराब नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान देना और मजबूती से आगे बढ़ना है। ये चुनाव नहीं, ये लड़ाई है आत्मसम्मान, स्वाभिमान की। और ये लड़ाई है युवाओं की, जिनको साबित करके दिखाना है कि उनमें क्षमता है। काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक गरीब का बेटा भी, जिसके अंदर दृढ़ संकल्प है, वो भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं अपने हर एक कार्यकर्ता से कहूंगा, अपने भाई से कहूंगा, इस आंदोलन की नींव से कहूंगा कि वो निकले और आने वाले 1-1.5 महीने का जो समय, इसमें जितनी क्षमता उसके अंदर हो उससे ज्यादा काम करके आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। ठहरे जरूर हैं, रुके नहीं। जरूर कुछ समय के लिए धोखा खाए थे, लेकिन फिर अपने पैरों पे खड़े हुए। और मेरा विश्वास है कभी आपने मुझे हारने नहीं दिया। कोई आंदोलन हो, कुछ भी हो, हमेशा आपने मेरे स्वाभिमान, सम्मान की रक्षा की और मुझे ताकत दी। फिर एक बार आपके बीच इस उम्मीद के साथ, अब इलेक्शन शुरू हो रहा, मैं जगह जगह दौरे करूंगा, डोर टू डोर कैंपेन करूंगा, प्रयास करूंगा, जहां जहां मजबूती से हमारे लोग लड़ रहे हैं वहां जाऊं। समय कम रहेगा, नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूं, खुद चंद्रशेखर बनिए सर, निकलिए घर से बाहर। मैनिफेस्टो मैंने आपको दिया है, एक एक चीज को जाके गांव गांव में बहनों भाइयों के बीच में बैठ के, माओ के बीच में बैठ के उन्हें समझाने का काम कीजिए। एक तरफ ताकतवर पार्टियों के ताकतवर नेता और एक तरफ हमारे समर्पित, ईमानदार छोटे भाई, हमारे परिवार के हिस्से, हमारे बड़े भाई, हमारी बहनें चुनाव लड़ रही हैं। और मेरी अपील है आप सब लोगों से, आपको खुद चयन करना है कि आपको कैसा नेता चाहिए। वो नेता जो आपको सड़कों पे लाठी खाते हुए, मरते हुए, आपके घर जलते हुए, आपके साथ जुल्म जाति अन्याय होते हुए, बहनों का अपमान होते हुए चैन से पढ़ के देखता है, या वो नेता, उसको आपको ताकत देनी है जो आपके हर दुख सुख में खड़ा है, जो एक युवा है, बेरोजगारी का दर्द समझता है,
जो लाखों बहनों का भाई है, जो बहनों के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ना जानता है, जो माओं के अधिकारों के, उनके सपनों की रक्षा करना चाहता है, उनको भी बेहतर जीवन देना चाहता है, जो बुजुर्गों की पगड़ी का, उनकी परेशानियों का हल निकालना चाहता है, जो चाहता है सामाजिक न्याय के सिद्धांत लागू हों। बहुत परेशानियां हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जो संविधान का मूल प्रस्तावना है, जो उसके भाव हैं, उन पे काम होना चाहिए। इस देश में गैर बराबरी पर आधारित जाति की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, भाईचारा बनना चाहिए और अच्छे और काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब मैं आलोचना से नहीं डरता तो हमारे भाई क्यों डरते हैं, हमारे कार्यकर्ता क्यों डरते हैं? देखिए, आलोचना उनकी होती है जो कुछ काम करते हैं। जो लोग कुछ काम ही नहीं करते उनका कुछ नहीं होता है। मैं फिर कहता हूं, मैं पहला शख्स नहीं जिसकी आलोचना, जिस पे आरोप लगाए जाते हैं। मान्यवर काशीराम साहब पे लगाए गए, बाबा साहब अम्बेडकर पे लगाए गए। जिसने भी परिवर्तन के लिए शुरुआत की उसको ये सहना पड़ा, क्योंकि जो आगे चलकर रास्ता बनाता है, कांटे उसी के हिस्से में आते हैं। जो पीछे पीछे चलते हैं उनके लिए तो रास्ता बना होता है, लेकिन जो आगे बढ़ के रास्ता बनाता है, कांटे उसी के हिस्से में आते हैं। और उदाहरण है बिरसा मुंडा, इसका उदाहरण है मांझी जी, इसका उदाहरण है कि जब कोई संकल्प करता है, कोई फैसला ले लेता है तो वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता है, फिर वो चाहे वो पहाड़ी काटना क्यों ना हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों से ज्यादा आज आप पे अवसर है। घर से निकलिए और करके दिखाइए। और मैं जानता हूं आने वाला कल आपका है और आपको कोई रोक नहीं सकता है। कि अगर पूरे देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई लड़ा है पिछले 5 साल में तो भीम आर्मी है। और मैं जल्द गोरखपुर आ रहा हूं। गोरखपुर के जो साथी सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं, बहुत जल्द गोरखपुर आ रहा हूं। गोरखपुर में मेहनत करेंगे और एक तानाशाह को वहां से हरा के भेजेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, विजय मंडल टूटेगा कमंडल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। और मैं तो कैप लगा लेता, मेरी कैप है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं सर्दी है, कैप वैप लगा के रखिए और सुरक्षित रहिए। बहुत ध्यान से मास्क वास्क का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, आभार। एक आवश्यक सूचना, जो साथी आना चाहते हैं चुनाव में वो अपनी लिस्ट बना के दूसरे प्रदेशों के वो मुझे या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या और किसी सीनियर नेता को हमारे सौंप दें। फिर हम उनको देखते हैं उनकी ड्यूटी कहां कहां लगानी। जो भी सीखने के लिए आना चाहते हैं पूरे देश से, वो सब अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सूचना दें और वहां उन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारी सीनियर लीडरशिप को किसी को भेज दें या मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे। फिर उन सब लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे कैसे कैसे उनकी ड्यूटियां लगा के उनको अवसर दें सीखने का, क्योंकि फिर कल उनके यहां भी चुनाव आएंगे। गोरखपुर में तो घेराबंदी करनी, बाबा जी को तो वापस भेजना है मठ में। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जो लोग आना चाहते हैं, वो जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि घर बैठे नहीं सीख पाएंगे। फिर आपके यहां चुनाव आएगा तो आप ऐसे ही हो जाओगे, सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचना दें और उस सूचना के साथ वो सूचना जैसे यहां प्रेषित हो जाए तो फिर वो आए और प्रयास करेंगे कि माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करेंगे, मंडल साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।